जय जिनेन्द्र। अभी आज लेक्चर शुरू करेंगे। लास्ट क्लास में हमने मेरू पर्वत के मामले में सब डिटेल जानी। कोई प्रश्न है किसी को? कोई प्रश्न है तो पूछ लेना। कि आगे का जो टॉपिक है मेरू के बाद उसको जानेंगे। मेरू पर्वत पर नंदनवन, पांडुक वन ये सब हो गया। आओ, जो पांडुक वन की जो शिला है उसके लिए यहाँ कुछ लिखा है जो हमारा बाकी था, उसकी हम बात करेंगे। कि ये अभी चारों शिला के लिए कुछ लिखा है, मैं उसको पढ़ना चाहूंगी। अगर आपको कोई प्रश्न है पहले में भी और अभी में भी तो आप जरूर पूछ सकते हो। पांडुकंबल शिला जो दूसरी शिला है वो दक्षिण दिशा के अंतिम विभाग में है। मेरू की चुलिका से यह दक्षिण में है। ये शिला उत्तर पश्चिम में चौड़ी और पूर्व पश्चिम में लंबी होती है। जो दक्षिण दिशा में सीधी सरल है, लेकिन चूलिका की तरफ ये वक्र है, टेढ़ी है। और इसके ऊपर मध्य भाग में उत्तम सिंहासन है। और इस सिंहासन के ऊपर भरत क्षेत्र में जन्म लिए हुए जिनेश्वर प्रभु का सौधर्मेंद्र आकर अभिषेक करते हैं। अभी शिला संबंधी आकृति, परिमाण, सोपान सब हमने आगे देख लिया है पांडुक शिला के हिसाब से। अब जो तीसरी शिला है उसका नाम है रक्त शिला। ये वन के पश्चिम छेड़े में मेरू पर्वत के पश्चिम में आई है, जो रंग से रक्त सुवर्णमय है। पूर्व पश्चिम में चौड़ी, उत्तर में लंबी, पश्चिम की तरह सीधी और चूलिका की तरफ टेढ़ी। हर एक जो शिला है वो चूलिका की तरफ टेढ़ी है, स्लोप में है। टेढ़ी का मतलब स्लोप। यहाँ पर जो सिंहासन है उस पे सीतोदा नदी के उत्तर में आए पक्ष्म विजय आदि 8 विजय में उत्पन्न हुए जिनेश्वर भगवंत का अभिषेक होता है। और दक्षिण दिशा में मतलब यहीं पे ही दूसरी जो यहाँ 2 शिला है, यहीं पे ही जो दक्षिण में जो सिंहासन है, यहीं पे ही 2 सिंहासन है, उसमें सीतोदा नदी के दक्षिण में आए वप्रादि विजय में से जन्म लिए हुए भगवान का अभिषेक होता है। अब आओ चौथी शिला जो बिल्कुल ऑपोजिट जगह है, मेरू के चूलिका के उत्तर के वन में उत्तरी किनारे में आई हुई है, हमारे से पूरी उल्टी जगह। यहाँ ये भी उत्तर दक्षिण में चौड़ी, पूर्व पश्चिम में लंबी, उत्तर के सन्मुख है और उत्तर दिशा में ही वो सीधी है, लेकिन चूलिका की तरफ टेढ़ी है। और यहाँ पर एक ही सिंहासन है, इसलिए यहाँ पे ऐरावत क्षेत्र से जन्मे हुए भगवान का जन्माभिषेक होता है। ये अभिषेक करने वाले आप यहाँ ईशान इंद्र होते हैं, ईशान देवलोक के इंद्र। और जो इस तरह से पांडुक वन में अभिषेक करने योग्य, इस तरह से यहाँ पे एक साथ ध्यान दीजिएगा, जो लिखा है उस पे ध्यान दीजिएगा। 6 अभिषेक शिला हो गई, तो 6 में या तो एक साथ 4 भगवान जन्मेंगे अथवा 2 जन्मेंगे। 4 कैसे जन्मेंगे? तो दोनों महाविद्या में जन्मे हैं तो 4 एक साथ जन्मेंगे। और दूसरे अहोरात्र में एक साथ तो आएंगे नहीं, 24 घंटे में जन्मेंगे, तब भी 12 घंटे का डिफरेंट रहेगा। आज और कल इतना तो फर्क रहेगा ही रहेगा। और बाकी के 2 में भी अथवा 2 तीर्थंकर जो भरत और ऐरावत में जन्मे उनका अभिषेक होता है। जिस समय पूर्व पश्चिम महाविद्या में अरहंत परमात्मा का जन्म होता है, तब वहां मध्य रात्रि होने के कारण भरत और ऐरावत क्षेत्रों में मध्याह्न काल होता है, बराबर। इसीलिए सभी मेरू पर्वत पे ऐसी ही व्यवस्था होगी। भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, महाविद्या क्षेत्र के काल के विपर्यय मतलब जो 12 घंटे का डिफरेंट है, उलट पुलट है, उसके कारण
एक साथ में 30 तीर्थंकर का जन्म एक अहोरात्र में जरूर होता है, लेकिन एक साथ नहीं होता। एक अहोरात्र में जरूर होगा, क्योंकि या तो रात में होगा, महाविद्य में तो 20 परमात्मा जन्मेंगे, और 12 घंटे के बाद पहले अगर जन्मे होंगे भरत ऐरावत में पहले जन्मेंगे, वहां अगर जन्म ले लिया है तो वो पहले के 12 घंटे में जन्मे होंगे, तब सिर्फ 2 ही जन्मे होंगे, तो पांचों भरत में मिलके 10। तो उत्कृष्ट से 20 परमात्मा जन्म लेंगे, उत्कृष्ट से 20 तीर्थंकर, और जगन्य से 10 भगवंत का एक साथ जन्माभिषेक हो सकता है। और 24 घंटे में 30 भगवान का, कितने? 24 घंटे में एक साथ 30 भगवान का जन्माभिषेक हो सकता है। ये बात बड़ी युक्तपूर्ण कही है। इसी तरह भरत ऐरावत क्षेत्र में काल की परम साम्यता होने के कारण से पूर्वोक्त संख्या से कम ज्यादा तीर्थंकरों का जन्म नहीं होता है। इस बात का जरूर ध्यान दीजिएगा। सुना? प्रश्न है किसी को? बोलो। अगर कोई जानता हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐसे बोले हैं कि 1460 भगवान तो अभी भी जन्मे हुए हैं महाविद्य में, ऐसी भी एक कैलकुलेशन है, मगर ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक साथ 30 भगवान से ज्यादा भगवान का जन्म कभी नहीं हो सकता। आओ, अब इसके बाद आता है मेरू जम्बूद्वीप अंतर्गत नीलवंत पर्वत। आओ अभी नीलवंत पर्वत के मामले में जानेंगे। देखो, या हमने पहले देखा था, ये वाला द्रह कौन सा है? मैंने पहले ही बोल दिया था इसको, निषद द्रह। मेरा कर्सर घूम रहा है, देखिए, निषद पर्वत, उसके ऊपर ये है तिगिंची द्रह, और यहाँ से सीतोदा नदी निकलती है। अब ये है नीलवान पर्वत, जो देवकुरु उत्तर कुरु के इस तरफ है। ये है नीलवान पर्वत, और नीलवान पर्वत से जो द्रह निकलता है उसका नाम है केसरी द्रह। देखा? और यहाँ से निकलती है सीतोदा, इस तरफ सीतोदा और इस तरफ दूसरी नदी आएगी। देखो, आपको दिख रही है पिक्चर में? दिख रही है? ये नीलवान पर्वत के ऊपर के कूट है, उपदर्शन कूट, रम्य कूट, अपर विदय कूट, कीर्ति कूट, नारी कांता कूट, फिर सीता कूट, पूर्व विदय कूट, नीलवंत कूट और सिद्धार्थन कूट। ठीक है, ये 8 कूट है। ये है केसरी द्रह। यहाँ से सीतोदा नदी ऐसे निकल के उत्तर कुरु में गिरेगी, और यहाँ से एक और नदी निकलेगी जो हिरण्यवत क्षेत्र में गिरेगी। आओ जानते हैं अभी। जम्बूद्वीप अंतर्गत। अब उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। नीलवंत नाम का पर्वत है, वैडूर्य मणिमय है, एक पलपम से आयु युक्त नीलवंत स्वामी का ये पर्वत है, अधिपत्य है, इस कारण से इसका नाम है नीलवंत। नीलवंत देव की राजधानी दूसरे जम्बूद्वीप में मेरू पर्वत के उत्तर दिशा में है। ये नीलवंत पर्वत उत्तर दक्षिण में चौड़ा है, पूर्व पश्चिम में लंबा है। ये नीलवंत पर्वत उत्तर दक्षिण में चौड़ा है, पूर्व पश्चिम में लंबा है। जिस तरह आचारांग सूत्र के श्रुत स्कंद में 9 गुप्ती का निरूपण करने वाले 9 अध्ययन से शोभायमान है, ऐसे ही ये पर्वत भी देदीप्यमान 9 शिखरों से चारों तरफ से शोभायमान। देखो, आपको ये पिक्चर में दिख रहा है, देखो
ये नीलवन पर्वत है और उसके ऊपर 9 शिखर बताए गए। मूल से 20 योजन ऊपर जब चढ़ो तो 20 का 5वां भाग मतलब कि 4 उतना योजन कम होना। शायद पेज आ गया अलग, 1 मिनट। हाँ, जो 9 शिखर है उसमें सबसे प्रथम शिखर का नाम है सिद्धायतन। ये समुद्र के बहुत नजदीक है, मतलब एकदम कोने में है, लास्ट वाला है, समुद्र की तरफ वाला। दूसरे पर्वत के नीलवंत नाम के स्वामी का नीलवंत नाम का शिखर है। पहला है सिद्धायतन, दूसरा है नीलवंत, तीसरा है पूर्व विदे। पूर्व विदे उसका स्वामी का नाम है पूर्व विदे। चौथा है सीता नदी के अधिष्ठात्री देवी सीताकुट। 5वां है नारीकांता देवी, क्योंकि नदी नारीकांता है, यहाँ से जो दूसरी नदी निकलती है उसका नाम है नारीकांता, तो 5वां कूट नारीकांता देवी का है। 6ठा कूट केसरी सरोवर निवासी कीर्ति देवी। यहाँ कीर्ति देवी, आप जैसे श्री देवी धी देवी जाना ना, अब यहाँ कीर्ति देवी का निवास है। 7वां अपर विदे के स्वामी निरंतर आश्रय रूप अपर विदे नाम का शिखर। 8वां रम्यक क्षेत्र के नाम से रम्यक शिखर। 9वां उपदर्शन देव के नाम से उपदर्शन शिखर। इन 9 शिखरों में प्रथम शिखर पर ही जिनेश्वर भगवान का मंदिर है। शेष 8 शिखरों पर उसी के नाम वाले देवताओं के महल है। इस पर्वत पर एक महान और सुंदर केसरी नाम का सरोवर है, जो निषद पर्वत के तिगिंची सरोवर के समान ही है। आओ देखते हैं। निषद का द्र, तिगिंची द्र, और ये है नीलवान का केसरी द्र। ये भी बराबर निषद के द्र की तरह ही 4000 योजन चौड़ा, और यहाँ से जो नदी एक निकलेगी इस तरफ जाएगी, वो 7000 कुछ 400 योजन से ज्यादा जगह यहाँ पे पर्वत पे दौड़ेगी, उसके बाद नीचे गिरेगी। यहाँ से भी जो नदी निकलेगी उतनी ही योजन दौड़ेगी और फिर पर्वत पे गिरेगी, क्योंकि ये पर्वत 16 योजन चौड़ा है। ये पर्वत 16,000 योजन चौड़ा है। तो 7,500 इस तरफ, 7,500 इस तरफ, और 4,000 का ये द्र चौड़ा। ठीक है। तो ये पर्वत पर केसरी नाम का एक सरोवर है, द्र है, जो तिगिंची द्र के जैसा ही है, और यहाँ संख्याबद्ध शतपत्र कमल भी है इसके अंदर। जैसे पहले था पद्म द्रह, हजारों लाखों सरोवर कमल से भरा हुआ, बिल्कुल ऐसा ही ये भी कमल का सरोवर है। यहाँ भी संख्याबद्ध शतपत्र कमल इसके अंदर है। कन्या सदृश सीता और नारी कांता नाम की 2 नदियां निकलती। सीता नदी गिरेगी उत्तर कुरुक्षेत्र में और नारी कांता गिरेगी हिरण्यवत क्षेत्र में। सीता दक्षिण की ओर, नारी कांता उत्तर की ओर बहेगी। सीता नदी ये सरोवर के दक्षिण दिशा के तोरण से निकल के दक्षिण की ओर बहती हुई पूर्व विदे के अंदर होती हुई पूर्व समुद्र में मिलती है, और नारी कांता नदी उसी सरोवर के उत्तर दिशा के तोरण से निकलकर उत्तर की तरफ बहेगी, अपने ही नारी कांता नाम के प्रपात कुंड में गिरेगी। वहां से बाहर निकल के दक्षिणार्ध रम्य क्षेत्र को, रम्य क्षेत्र, सॉरी मैं कब से हिरण्यवत बोल रही हूँ, रम्य क्षेत्र है। रम्य क्षेत्र को 2 विभागों में बांटती हुई, विभाजित करती हुई माल्यवान पर्वत के 1 योजन दूर, माल्यवान वहां का वृत्त वैताढ़ पर्वत है, जैसा हमने पहले देखा था ना। आपने ये निषद पर्वत पे भी देखा और हेमवत क्षेत्र में भी देखा, जो बराबर बीच में गोल में 1000 योजन लंबा है, 250 योजन जमीन में गड़ा हुआ है, वृत्त वैताढ़ है, ये बिल्कुल वृत्त है। वहां तक वो पहुंचेगी
और वहां से वो पश्चिम की ओर मुड़ जाएगी और पश्चिम क्षेत्र में 56,000 नदियों को मिलाते हुए वो पश्चिम समुद्र में प्रवेश करेगी। तो ये केसरी ग्रह में मुख्य 4 योजन का एक कमल है, आसपास दूसरे 6 वलय कमल के हैं। इन वलयों के कमलों का माप एक के बाद एक आधा आधा होता जाता है, जैसे पहले था वैसा ही। मुख्य कमल में पल्यपुम के आयु वाली कीर्ति देवी का स्थान है और इस कीर्ति देवी का भवन आदि भी श्री देवी के समान ही जानना चाहिए। आओ, कोई प्रश्न है? पूछो है तो। आओ, अब इसके बाद के क्षेत्र की बात करेंगे। ये है रम्य क्षेत्र। यहाँ आपने देखा, यहाँ से ये द्र से निषद द्र से ये नारी का अंदर नदी निकली है, नीचे गिर रही है बहती हुई, 56,000 नदियों और बनाती हुई पश्चिम लवण में मिलती है। और आप यहाँ देख सकते हो कितने सारे कल्प वृक्ष है। यहाँ सदा काल दूसरा आरा चलता है, दूसरा आरा देख सकते हो आप। इतने सारे कल्प वृक्ष यहाँ तक आएगी बहती बहती, पर्वत से पश्चिम में टर्न मार देगी और चली जाएगी लवण में। और यहाँ आपको कितने शिखर मिल रहे हैं देख सकते हो आप। यहाँ भी 9 शिखर है, देख लिया। जैसे यहाँ ये नीलवान पर्वत था, उसके बाजू में रम्य क्षेत्र, अब उसके बाजू में आएगा रुक्मी पर्वत। 2 पर्वत के मध्य में हर एक क्षेत्र को बताया गया है, बराबर 2 पर्वत के मध्य में। देखो ये वापस पिक्चर देखो आप फिर से। आओ, आपका नीलवान पर्वत, फिर ये आया आपका रम्य क्षेत्र, और ये रम्य क्षेत्र के ये कोने में आया रुक्मी पर्वत। ये रुक्मी पर्वत। उसके बाद एक और क्षेत्र आएगा पीछे जो दिख रहा है यहीं से ही। तो यहाँ सदाकाल दूसरा आरा है, तो यहाँ सदाकाल तीसरा आरा मिलेगा, बराबर? हाँ या ना? रम्य क्षेत्र नीलवान पर्वत के उत्तर में जो रुक्मी पर्वत है, उसके दक्षिण में 2 पर्वत के मध्य में रम्य क्षेत्र आया हुआ है। और इसके रम्य क्षेत्र में ही बराबर मध्य भाग में माल्यवान वृत्त वैताड़ है पर्वत। यहाँ जो गोल वैताड़ पर्वत है, जो क्षेत्र को 2 हिस्से में बांटता है, उसका नाम है माल्यवंत। और ये बराबर 1000 योजन ऊंचा, 250 योजन जमीन में बाकी के वैताड़े पर्वत की तरह ही होता है। यहाँ प्रभास नाम का देव है, ये वैताड़े का स्वामी। और ये संपूर्ण स्वरूप इसका हमें गंधापति वृत्त वैताड़े के जैसा ही जानना चाहिए। रम्य क्षेत्र से उत्तर में और हिरण्यवत के दक्षिण में रुक्मी नाम का वर्षधर पर्वत आया हुआ है। अब जो वर्षधर पर्वत आया है, पहले हमने देखा नीलवान, फिर क्षेत्र, फिर वापस रुक्मी पर्वत, अब आएगा वापस क्षेत्र। तो अब उसके बाद का जो क्षेत्र है उसका नाम है हिरण्यवत क्षेत्र। इसका नाम है हिरण्यवत क्षेत्र। उसके मामले में बाद में जानेंगे, पहले हम रुक्मी पर्वत के मामले में जाने। ये जो रुक्मी पर्वत है पूर्व से पश्चिम लंबा है, उत्तर से दक्षिण चौड़ा है। माँ हिमवान पर्वत के लघु बंधु समान, माँ हिमवान का ही बिल्कुल सिमिलर ये पर्वत मिलेगा आपको, समान आकृति। ये रुक्मी का मतलब चांदी है, तो ये पर्वत संपूर्ण रुपयमय होने से, चांदी का होने से इसका नाम है रुक्मी। यहाँ का अधिष्ठायक देव भी रुक्मी नाम से है और ये पर्वत भी शाश्वत है। अब यहाँ 8 दिक्कुमारियों के क्रीड़ा पर्वत के जैसे 8 सुंदर शिखर है।
ये पर्वत में 8 शिखर है, उसका नाम जानेंगे। पूर्व समुद्र के नजदीक में सिद्धायतन, फिर रुक्मी शिखर, फिर रम्यक शिखर, चौथा नरकांता देवी के स्थान पे नरकांता शिखर, 5वां महापुंडरिक सरोवर के नाम पे बुद्धि देवी का आश्रय रूप बुद्धिकूट, यहाँ बुद्धि देवी है। 6ठा रूप्यकुला नदी की देवी से प्रतिष्ठित रूप्य नाम का शिखर। 7वां हिरण्यवत देव के नाम का हिरण्यवत शिखर। 8वां मणिकंचन देव की स्वामित्व का मणिकंचन शिखर। और जो पहले शिखर में सिद्धायतन है और बाकी के 7 शिखरों में यहाँ पे जो जो देव है उनके महल ज्यादा है, प्रासाद और महल। यहाँ पे महापुंडरिक नाम का एक सरोवर है। आओ महापुंडरिक द्र देखो कैसा है, आओ। थाना, अब ये हिरण्यवत क्षेत्र है और ये है रुक्मी पर्वत। ये हिरण्यवत क्षेत्र, ये है आपका उससे पहले वाला क्षेत्र पर्वत, ये वाला है नीलवान पर्वत, ये हिरण्यवत क्षेत्र, ये है रुक्मी पर्वत। और देखो बाजू में ही आपको 2 वेताडे दिख रहा है, ये दिख रहा है आपको। यहाँ भी वेताड है, विकटा पाती वृत्त वेताड है। ये है आपका हिरण्यवत क्षेत्र। यहाँ सदाकाल पहला ही आरा चलता है, पहला ही आरा। और देखो यहीं पे ही आपको दिखेगा। अब ये एक और द्र है और यहाँ है ऐरावत क्षेत्र, ऐरावत। कौन सा? ऐरावत। जैसा हमारा भरत है वैसा यहाँ ऐरावत क्षेत्र। तो ये ऐरावत क्षेत्र, यहाँ उसका वैताड़े पर्वत आएगा, फिर ये द्र, उसके बाद ये हिरण्यवत क्षेत्र, फिर एक से एक द्र, फिर ये रम्य क्षेत्र, फिर से एक द्र, फिर से उत्तर कुरु। बस ऐसे ही इस तरफ का छोर चलेगा। तो जैसे इस तरफ क्षेत्र मिले जहाँ सदाकाल पहला आरा, तीसरा आरा, दूसरा आरा, पहला आरा चल रहा था, बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी 3 क्षेत्र है जहाँ सदाकाल तीसरा आरा, दूसरा आरा, पहला आरा चल रहा है। और बराबर मध्य में महाविदे। इस तरफ अगर भरत क्षेत्र है तो इस तरफ ऐरावत क्षेत्र है। बिल्कुल इस प्रकार से ये 7 पर्वत और बीच में 6 पर्वत और 7 क्षेत्र का ये 1 लाख योजन का आपका जम्बू द्वीप हुआ। हिरण्यवत क्षेत्र के लिए जरूरी है वो मैं बोल दूं। रुक्मी के उत्तर में, शिखरी के दक्षिण में, शिखरी के, क्योंकि हिरण्यवत के बाद आएगा शिखरी पर्वत, शिखरी पर्वत के बाद आएगा लास्ट रम्य क्षेत्र। इसीलिए यहाँ पे हिरण्य मतलब सुवर्ण की ज्यादा शिलापट है, ज्यादा उसके पत्थर है, इसलिए इसका नाम हिरण्यवत क्षेत्र है। आगे जाएंगे तो 1 पल्योपम की आयु वाला हिरण्यवत देव भी यहाँ रहता है, ये भी एक कारण। इस क्षेत्र का प्रभाव, प्रमाण, वहां के रहे मनुष्य और तिर्यंश की हकीकत बिल्कुल हिमवत क्षेत्र की तरह से ही जानना चाहिए। जैसे कि यहाँ भी सदा काल आपको तीसरा आरा ही मिलेगा। आओ आगे। विकटापाती वैताड है जो कभी भी उड़ न जाए, ये सब पक्का है, मजबूत है, इसलिए उसका नाम विकटापाती, जो गिरने में विकट हो। यहाँ 1 पल्योपम की आयु वाला अरुण देव रहता है, अरुण देव। अरुण भी एक सूर्य का ही नाम है, हाँ? अगर आपको नहीं पता है तो जान लेना। इनकी राजधानी
नगरादि जम्बू आगे के जम्बू द्वीप में है, जो पहले हमने जैसे जाना वैसे ही जानना है। यहाँ गंधापाती नाम का वृत्त वैताढ़ पर्वत है। क्षेत्र विचार वृत्ति के अभिप्राय से इसी ही तरह से सर्व व्यवस्था है। हिमवत क्षेत्र में शब्दापाती नाम का वैताढ़ है, हिरण्यवत में विक्टापाती, दोनों एक समान है। और हरिवर्ष में गंधापाती और रम्य क्षेत्र में माल्यवन, वो भी दोनों एक समान। ये सारा ठाणांग सूत्र जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति और क्षेत्र लोक प्रकाश से लिया गया है। आओ यहाँ से फिर से आकृति। वैताढ़ पर्वत ये ऐरावत क्षेत्र को विभाजित कर रहा है। ये है रक्ता नदी, गंगा की तरह विभाग बना रही, ये सिंधु की तरह विभाग बना रही, रक्तवती नदी। और ये दोनों ऐसे ही यहाँ से लवण में मिल जाएगी। शिखरी पर्वत का वर्णन किया है। हिरण्यवत क्षेत्र के उत्तर में और ऐरावत के दक्षिण में ये छठा शिखरी नाम का वर्षधर पर्वत है। और ये शिखरी शब्द का अर्थ, उसका मतलब ही वृक्ष होता है। तो यहाँ इस आकार के पुष्कल मतलब विशाल बड़े बड़े वृक्ष जैसे रत्नमय शिखर है, इसलिए इसको शिखरी पर्वत कहा है। सुंदर समकित वाले श्रावक, जैसे कि जिनको सम्यक दर्शन हुआ है और जैसे उनके 11 परिमा श्रावक की होती है, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ भी 11 शिखरों से ये क्षेत्र शोभायमान है। हर एक के अलग अलग अंक है, जानने जैसी बात है। ये कोने में आया है तो यहाँ 11-11 है, और जो मध्य में है वहां पे कम है। दूसरा शिखरी देव का शिखरी शिखर, तीसरा हिरण्यवत देव का हिरण्यवत शिखर, चौथा सुवर्ण कुला देवी का सुवर्ण कुला शिखर, पांचवा सुरा देवी का दिक कुमारी का उस नाम का शिखर, छठा रक्तवर्तन नाम का, और सातवां लक्ष्मीकूट, आठवां रक्तवत्यावर्तन, और नौवा है इला देवी। नौवा कूट है वो है इला देवी नामक दिक कुमारी का। 10वां जो शिखर है वो ऐरावत देव का है, जो ऐरावत क्षेत्र के स्वामी है। और लास्ट 11वां है तिगिंची के स्वामी तिगिंची कूट, उसका नाम है तिगिंची कूट ये शिखर का। 11 में से पहले शिखर सिद्धायतन पे ही भगवान के भव्य जिनालय है, बाकी सारे 10 पे वो नाम वाले देवों के प्रसाद है। यहाँ भी पद्म सरोवर के समान ही एक पुंडरीक नाम का सरोवर है, जिसमें एक मूल कमल है जो 1 योजन प्रमाण, बिल्कुल जो वहां पे जो पद्मध्रुव में जो कमल था वैसी ही यहाँ भी आपको स्थिति समझनी है। सुवर्णकुला नदी दक्षिण से बह रही है। हिरण्यवत क्षेत्र को उत्तरार्ध को 2 विभागों में बांटती है। विक्टापाती वृत्त वैताढ़ से आधे योजन दूर से ही पूर्व दिशा में मुड़ के अपने साथ 28,000 नदियों को लेकर वह पूर्व समुद्र में मिलती है। जैसे हमारे में था ना गंगा के 28,000, गंगा के 14,000, ये तो उससे पहले की बात है। अभी गंगा की जो सिंधु की नदी थी वो अब आएगी, बराबर थी। 28,000 का जो हरिवर्ष में जो डिवीजन हुआ था, हेमवत क्षेत्र में जो डिवीजन हुआ था, उसकी बात हो रही। तो यहाँ 28,000 नदियां बनाएगी रक्ता। अब यहाँ से एक रक्ता नदी बाहर निकलेगी पूर्व दिशा से, और वो उत्तर दिशा में आगे 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 बढ़ के 700 नदियों को अपने साथ लेके वैताढ़ पर्वत का भेदन करके 7,000 नदियों को अपने साथ मिला के कुल 14,000 नदियों का परिवार, ये बराबर गंगा की तरह है, और बनाकर पूर्व समुद्र में जा मिलेगी। हमारे भी यहाँ पूर्व में गंगा है, ये गंगा के जैसी है जो पूर्व में जाके मिलती है। और अब जो रक्तवती नदी जो तीसरी नदी है, वो जो कूट से बाहर निकल रही है, वो नदी पश्चिम के तोरण से निकलेगी, उत्तर में आगे जाएगी, 7,000 नदियों को अपना परिवार बनाएगी,
और उसके साथ अन्य 7,000 से भी वो मिलेगी और 14,000 नदियों का परिवार बना के पश्चिम समुद्र में जा मिलेगी। कोई प्रश्न है तो पूछ लो साथ में। जम्बू का ये ऐरावत क्षेत्र है, ये महापुंडरीक द्रव है। आप देख सकते हो यहाँ से 2 नदी निकली है, महापुंडरीक है इसलिए 2 निकली है, एक उत्तर एक दक्षिण, और वैताड़े से होके ये पुंडरीक द्रव। अब यहाँ पुंडरीक द्रव की बात करेंगे। यहाँ से 3 निकली है, देखो आप देख सकते हो। एक है पीछे के एरिया में जहाँ कल्पवृक्ष है वहां गिरेगी, यहाँ पे। दूसरी है वो उत्तर की तरफ जाएगी 500 योजन और वैताढ़े के मध्य में से निकलेगी गंगा की तरह। और तीसरी है ये बिल्कुल पश्चिम में जाएगी, वैताढ़े के मध्य से निकलेगी सिंधु की तरह। तो ये ऐरावत क्षेत्र बिल्कुल भरत क्षेत्र जैसा है कि नहीं? हाँ, जैसे हमारे 6 खंड पड़े ना, ऐरावत क्षेत्र के भी 6 ही खंड पड़े हैं। इसका नाम ऐरावत क्षेत्र क्यों पड़ा है? शिखरी पर्वत के उत्तर में और उत्तर लवण के दक्षिण में ऐरावत नाम का मनोहर क्षेत्र स्थित है। एक पल्लेपम के आयु वाले ऐरावत देव यहाँ रहते हैं। सन्मुख में समुद्र रहने से मानो भरत के जैसा ही ये प्रतिबिंब करता है, दिखता है और उसके जैसा ही ये अनुवर्तन करता है। भरत क्षेत्र में सूर्य का जब भी उदय हो तब भी यहाँ भी उदय होता है। जैसी भरत क्षेत्र में वक्तव्य है सब यहाँ सेम समझना, ये आपको बहुत काम आएगा। ध्यान से सुनिएगा, सब चीज ध्यान से सुनिएगा। जहाँ जरूर लगे आप क्वेश्चन कर सकते हो अगर कुछ समझ में ना आए तो। यहाँ ये बताया गया है कि जब भी भरत में सूर्योदय हो तभी ऐरावत में सूर्योदय होगा, जब भी भरत में सूर्यास्त हो तब ऐरावत में सूर्यास्त होगा। ये क्षेत्र में जिस तरह से अलग अलग 6 आरे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, वापस छठे, पांचवे, चौथे, तीसरे, दूसरे, एक, इसी तरह के 6 आरे की व्यवस्था भी ऐरावत में है। क्योंकि जैसे भरत के ऊपर से सूर्य के और ग्रह के मांडले घूमते हैं, वही ग्रहों के मंडल ऐरावत के ऊपर से ही उसी प्रकार से घूमते हैं। भरत के ऊपर से 180 योजन में मांडले जाएंगे, ऐरावत में भी 180 में जाएंगे। भरत की तरफ लवण में 330 में मांडले घूमेंगे, यहाँ भी बिल्कुल वैसे ही घूमेंगे। भरत में जब जिनेश्वर, चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलदेव, वासुदेव का जन्म होगा, यहाँ पर भी बिल्कुल वैसे ही उनका जन्म होगा। जितनी संख्या में भरत में तीर्थंकर परमात्मा आदि होते, उतनी ही संख्या में यहाँ पे भी जन्म लेंगे। जैसे यहाँ जब 10 आश्चर्य हमारे यहाँ हुए ना, अक्षरा हुए, मालूम है सबको? हाँ, 10 अक्षरे कौन कौन से हुए पता है ना? बिल्कुल वैसे ही 10 अक्षरे यहाँ पे भी होते। जब यहाँ मल्लीनाथ भगवान स्त्री के रूप में हुए होंगे तब वहां भी मल्लीनाथ भगवान स्त्री के रूप में हुए ही होंगे। जब भी यहाँ से द्रौपदी का हरण हुआ था तभी वहां से भी कोई न कोई ने, राजा ने द्रौपदी का हरण किया ही होगा। और उसी समय में हुआ होगा जब कृष्ण राजा जाके उसको छुड़ा के आए थे, उसी वासुदेव के वक्त वहां भी ऐसा हुआ होगा।
इस ऐरावत में मध्य विभाग में दीर्घ वैताढ़ पर्वत है, तो दक्षिण ऐरावत उत्तर ऐरावत ऐसे दो विभाग होते हैं। उत्तर दक्षिण की व्यवस्था क्षेत्र की दिशा की अपेक्षा से होता है, क्योंकि सूर्य की दिशा की अपेक्षा से तो समुद्र के नजदीक में दक्षिणार्ध ऐरावत क्षेत्र आता है और नजदीक में शिखरी पर्वत के पास उत्तरार्ध आता है। जैसे ही हमारे यहाँ होता है वैसा ही, परंतु यहाँ व्यवहार सब क्षेत्र की दिशा के अपेक्षा से होता है, सूर्य की दिशा की अपेक्षा से नहीं। ठीक है, आपको सूर्य की दिशा नहीं देखनी है, आपको क्षेत्र की दिशा देखनी। ऐरावत का उत्तरार्ध भरत क्षेत्र के दक्षिणार्ध दोनों एक जैसा है। ये ऐरावत क्षेत्र में वैताढ़ की लंबाई उत्तर दिशा में कम है, दक्षिण में क्रमशः ज्यादा है। इसी तरह होने से दक्षिण की तरफ वैताढ़ों की श्रेणी विद्याधरों की 60 नगर और उत्तर दिशा की श्रेणी में 50 नगर है। से सभी पदार्थ अभियोगिक की श्रेणी वेदिका वन आदि भरत क्षेत्र के वैताढ़ पर्वत में बताए हुए अनुसार ही समझ लेना चाहिए। इसके भी 9 कूट और शिखर है। दूसरे और 8वें कूट के सिवा उनके नाम पूर्व के समान ही बताए हैं। दूसरे कूट का नाम दक्षिण ऐरावतार्ध है और 8वें का नाम उत्तर ऐरावतार्ध है। रक्ता और रक्तवती नदियों से तथा बीच में रहे वैताढ़ पर्वत के कारण इस ऐरावत क्षेत्र के 6 विभाग होते हैं। इन 6 खंडों में से एक उत्तरार्ध मध्य खंड है, जो उत्तर लवण समुद्र के मध्य में है। वैताढ़ के उत्तर में 114 योजन 11 कला पार करने के बाद समुद्र और वैताढ़ के बीच में आया है। बिल्कुल भरत की तरह ही है, हमने उसमें सारा जान लिया था। 9 योजन चौड़ी और 12 योजन लंबी उत्तम पुरुषों के निवास स्थान रूप अयोध्या नगरी है। वहां भी जो नगरी है उसका नाम अयोध्या ही है। वहां भी जो नगरी है उसका नाम भी बिल्कुल अयोध्या है। शेष 5 खंड में वे अनार्य होते हैं, वहां जैन धर्म जैसा कुछ नहीं होता। पर्वत के उत्तरार्ध में रहे मध्य खंड में भी केवल 25.5 ही आर्य देश, जैसे हमारे में है बिल्कुल वैसे। उसी में तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव आदि उत्तम महापुरुष जन्म लेते हैं और वहां ही धर्म की संपूर्ण व्यवस्था होती है। बाकी सारे देश अनार्य है, यहाँ कोई धर्मों का नाम निशान नहीं होता। ये सारा समवायांग सूत्र, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति, स्थानांक सूत्र और क्षेत्र लोक प्रकाश से लिया गया है। संपूर्ण जम्बूद्वीप कितने योजन का है? 1 लाख योजन। हाँ, परफेक्ट, 1 लाख योजन। अच्छा, अब उसमें से अंदर जमीन के अंदर कितना है? 1000। यस, 1000। 1000 कहाँ से है? मध्य से है या पूरा का पूरा हर जगह से है? मध्य से। मध्य में ही 1000 ऊंचा है। मध्य में कैसा है वो 1000? और चारों तरफ उतरते हुए स्लोप में भरत और ऐरावत और पूर्व महाविद्य पश्चिम महाविद्य के पास 0 हो जाता है। बराबर बराबर। बस चलो, अच्छा, अभी आपको आगे जाना है। हम लवण की बात करेंगे। हाँ बोलो। બધા પાસ થઈ ગયા। બધા પાસ થઈ ગયા, સરસ। હવે આપણે આગળ જવાનું છે, ખાલી આ જંબુદ્વીપ ભણીને બેસી નથી રહેવાનું। અઢી દ્વીપ ભણવાના છે, આગળની વ્યવસ્થા ભણવાની છે, 14 રાજલોક આખું ભણવાનું છે। બેઝિક જ ન યાદ રહે તો પછી આપણાથી કઈ યાદ જ ન રહે, બરાબર। अब इसमें एक सबसे महत्व का एक मुद्दा है, वो ये है कि ये जम्बूद्वीप तिर्यक लोक के अति मध्य भाग में है। अति मध्य भाग में। आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे एक गुलाब का फूल, आओ देखो, ऐसा होता है गुलाब का फूल। આજે તમારા બધા માટે હું લઈને આવી હતી દેરાસરમાંથી। दिख रहा है सबको? ना, फूल नहीं दिख रहा? ना प्रेजेंटेशन દેખાય છે। એના હાથમાં છે। મારા હાથમાં છે। ફૂલ એના હાથમાં રહ્યું।
હું દેખાઉં છું? દેખાય છે ઓરેન્જ કલર નું. જુઓ હવે આખામાં બરાબર મધ્યમાં શું છે? બરાબર મધ્યમાં શું છે? એને શું કહેવાય? ખબર છે? સ્ત્રી શું કહેવાય? પરાગ ને એવું. હા, એને શું કહેવાય? આને આપણા શાસ્ત્રમાં આને કર્ણિકા કહે છે. કર્ણિકા. આને કર્ણિકા કે, અને જંબુદ્વીપ બિલકુલ કર્ણિકા જેવો છે. કર્ણિકા બરાબર ગોળ આકારે હોય. કોઈ પણ ફૂલમાં વચ્ચેના ભાગમાં બિલકુલ ગોળ હોય, રાઈટ? હા કે ના? હવે એની ડંઠલ કેવી હોય નીચેથી? આ મેરુનો ઉદ્ભેદ બરાબર મધ્યથી છે. જમીનમાં 1000 છે ને, અને કિનારે છે બિલકુલ. આમાં જો ખાલી વચ્ચેથી જ નીચે છે 1000. બરોબર સમજાય છે આખું ગણિત? મેરુ ને જંબુદ્વીપ ને બરાબર કમળની કર્ણિકા જેવો બતાવ્યો છે. તમે માની લો કે આ કમળ છે, કમળની વચ્ચે કર્ણિકા બરાબર મોટી ગોળ હોય. બરાબર છે? અને એમાં નીચે કઈ રીતનું હોય? આટલું ડીપ હોય. એની દાંડી નહીં, હું તો નીચેની થડની વાત કરું છું. એ તમારો મેરુનો ઉદ્ભેદ છે 1000 યોજન. જો અહીંયા કિનારે બિલકુલ છે સપોર્ટ. હવે તમે જો બીજું ભણી રહ્યા છો ને, એટલે મેં આ ચાલુ કર્યું. વચ્ચે જંબુ, એના પછી શું? जम्बू के बाद का राउंड क्या होगा? लवण होगा. अब लवण में चारों दिशा में क्या है? जम्बू 1 लाख है तो लवण कितना होना चाहिए? 2 लाख. 2 लाख में पूरा राउंड नहीं बनेगा. कितना होगा तो राउंड बनेगा? आप एक गोल है उसको डबल करोगे तो क्या होगा? 4. हाँ, और डबल करोगे तो क्या होगा? लंबगोल होगा ना? 4. हाँ. गोल या चौरस को डबल करोगे तो क्या होगा? चौरस और चौरस 2 इकट्ठा करो, क्या होगा? लंबचौरस. हाँ, अगर आपको चौरस नहीं रखना है तो क्या करना पड़ेगा? 4 करना पड़ेगा ना? अगर चौरस को डबल करना है, दुगुना करना है, तो डबल करना चाहिए या 4 गुना करना चाहिए? 4 गुना. ऐसे ही गोल को डबल करना बोल दिया, दूसरा लेयर बोला तो एक बार 2 डबल करना चाहिए या 4 गुना करना चाहिए? अब अगर ये गोल है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, ये जो आपका गोल है बराबर, बीच का गोल, अब इसको मुझे डबल करना है. ये 1 लाख है तो आगे मैं 4 लाख करूंगी तो वही डबल होगा ना? या सिर्फ 2 लाख करूंगी हो जाएगा? हाँ, 4 लाख करना पड़ेगा. तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो गोल है इसकी इस तरफ भी 2 लाख और इस तरफ भी 2 लाख. लवण कितना होगा? 4 लाख. लेफ्ट में भी 2, राइट में भी 2. देखो आपको ये पिक्चर में दिख रहा है. देखो आपके प्रेजेंटेशन के पिक्चर में देख लो आप. बराबर मध्य में जम्बू और उसके आसपास वो ब्लू रंग का लवण है. तो इस तरफ 2 और इस तरफ 2 है कि नहीं? अच्छा, यहाँ नीचे 2 और ऊपर 2 है कि नहीं? है.
ऊपर भी दो है, नीचे भी दो है, लेफ्ट में भी दो है, राइट में भी दो है, बराबर बराबर जगह है, हाँ या ना? तो कुल मिलाવીને 8 લાખ નો થઈ જાય? कुल मिला के 8 लाख नहीं होता है, क्योंकि इसका नाप बिल्कुल यहाँ से यहाँ 5 लाख हुआ, यहाँ से यहाँ 5 हुआ, उसमें एक जम्बू का हो गया और 4 लवण का हो गया। ये 8 कहाँ से हुआ? उत्तर में 2 लाख, दक्षिण में 2 लाख, पूरब में 2 लाख, पश्चिम में 2 लाख, ऐसे चारों बाजू से। हाँ, अब देखो, अभी मैं फूल की बात कर रही हूँ। देखो बराबर फूल में भी सोचो आप, इसमें क्या एक ही तरफ पंखड़ी बनेगी या चारों तरफ बनेगी? चारों तरफ। हाँ, आप एक तरफ पंखड़ी करोगे तो आधी होगी ना, अगर 4 तरफ करोगे तो ही पूरी होगी, हाँ या ना? तो गोलाई को अगर बढ़ाना है तो कैसे बढ़ाना पड़ेगा? चारों ओर से बढ़ा। चारों ओर से। 4 और 8 मतलब 4 दिशा भी 4 विदिशा भी, बराबर बराबर। 4 दिशा भी बढ़ेगी, 4 विदिशा भी बढ़ेगी। तो अब आपको यहाँ देखना है कि बराबर ये मध्य में है जम्बू, उसके बाद का जो लेयर है ना, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, और सारी विदिशा में भी 2 2 2 2, तो 8 तरफ से ये लवण आ गया पहला राउंड। ये बिल्कुल गोलाई में एक फूल की तरह, कमल की तरह बढ़ेगा, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? इसलिए इसको जम्बू द्वीप को या 2.5 द्वीप को 45 लाख योजन मनुष्य क्षेत्र को कमल की कर्णिका की तरह बताया गया है। उसमें जम्बू द्वीप यानी कि जम्बू का मेरू ये कमल की कर्णिका के अति मध्य स्थान में है। अब आप इसमें बताओ, यहाँ आगे 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 आपके असंख्य द्वीप समुद्र बनते जाएंगे, तो सबसे मध्य में कौन आया? जम्बू का मेरू। सबसे मध्य में कौन आया? मेरू पर्वत। जम्बू का मेरू, ये ध्यान रखना है, और मेरू नहीं, बाकी मेरू नहीं। हाँ, जम्बू का मेरू, ये कभी नहीं भूलोगे आप। ये आपका जो तिर्यक लोक है ना, जो बराबर नाभि के स्थान पे 7 राज नीचे 7 राज ऊपर 14 राजलोकी है, बराबर। तो इसमें नीचे के 7 राज छोड़ दो, जो ऊपर के 7 राज है ना, नीचे के 7 के बाद जो 8वां पेट के स्थान में आता है ना, नाभि के स्थान में, यही ये है, बराबर कमल की तरह। 45 लाख योजन बिल्कुल इस कमल की तरह है, और उसमें मध्य में स्थित कर्णिका की जगह पे हमारा मेरू जम्बू द्वीप है, और उसके अति मध्य में मेरू पर्वत है। याद रहेगा सबको? हाँ, आज आप सबके लिए मैं फूल लेकर आई, इसलिए सुबह से ही मंदिर गई थी ना, भगवान से उतरा हुआ फूल था, मैंने ले लिया, क्योंकि इससे ही जम्बू द्वीप को परमात्मा ने भी इसी से समझा है, ये कर्णिका से ही समझा है। अब आप ये सोचो कि भगवान ने थाली जैसा गोल नहीं बताया, भगवान ने कमल की कर्णिका की तरह गोल बताया। अब ये आपको थाली जैसा दिख रहा है कहीं से भी? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर पूनम के चंद्र की तरह बताया। पूनम का चंद्र भी ऐसा गोल होता है, बिल्कुल कटोरा है ना, वो तो वही तो है, उपसा हुआ। आप अगर उल्टा रख दोगे जम्बू द्वीप को, तो पूनम का चंद्र जैसा आधी नारंगी जैसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा? ठीक है, चलो आगे जाएंगे। अब ये समझ में आ गया। अब आपको चारों तरफ लवण को समझना है, और बराबर 4 दिशा में चारों के लवण के 4 मतलब अगर ये जम्बू है तो यहाँ से उत्तर में, यहाँ से पूर्व में, यहाँ से पश्चिम में, यहाँ से दक्षिण में, लवण समुद्र के अंदर 1-1 लाख योजन का कितना? 1-1 लाख योजन का 1-1 कलश है, कलश। हाँ, लवण समुद्र के अंदर 1 लाख योजन का 1 कलश।
और वो 2 कलश 4 दिशा में 4 आ गए 1-1 लाख के। लवण कूल अपनी चौड़ाई में 2 लाख योजन है, तो बराबर 1 लाख तो मध्य में ही आएगा ना। 50 इस तरफ छूट जाएगा, 50 इस तरफ छूट जाएगा। तो ऐसे मध्य की लाइन में 1, 2, 3, 4 दिशा में 4 कलश है बड़े, और 2 बड़े कलश के बीच में कुछ 800 से 1000 छोटे छोटे 1-1 हजार योजन के असंग, वो भी बहुत सारे नंबर आएगा आपको, उतने कलश छोटे। और इसी कलश में पानी उभरता है, उतरता है, उभरता है, उतरता है, और लवण समुद्र में भरती ओट लाता है। भरती ओट मैं बता रही हूँ आपको, हाँ अभी मैं पूरा समझा रही हूँ। देखो ये जम्बू है बराबर मध्य में, और उसको चारों ओर से लवण समुद्र लपेट के है। ये आपका जो स्थान है जम्बू का, वो बराबर कमल के मध्य की कर्णिका हो गई। उसके बराबर अति मध्य में ये जम्बू का मेरू आ गया ना, दिख रहा है ना आपको। और ये बराबर बिल्कुल ऐसे फूल में बराबर मध्य में स्थित कर्णिका की तरह दिख रहा है ना आपको। बराबर देख लो, ऐसे ही गोल में फूल दिखा हुआ पड़ा हुआ दिख रहा है ये पिक्चर। आओ, अब आपको यहाँ एक और बात समझनी है कि यहाँ पे ये जो पूरा लवण का एरिया है, अब आप यहाँ 2 लाख योजन, यहाँ पूर्व में 2 लाख, पश्चिम में 2 लाख, उत्तर में 2 लाख, दक्षिण में 2 लाख, हर जगह से 2-2 लाख हो गया। तो आप अब इसको अगर गिनोगे ना, तो पहले 2 लाख लवण, फिर 1 लाख जम्बू, उसके बाद 2 लाख लवण, तो टोटल उत्तर से दक्षिण 5 लाख योजन हो गया। और पूर्व से पश्चिम भी 2, 1 और 2 हो गए, वो भी 5 हो गए। गोलाई का ये नियम होता है कि आप किसी भी ये नियम होता है कि गोलाई को जब भी आप बढ़ाओगे चारों तरफ से बढ़ाओगे। अगर मैंने 2 लाख यहाँ से बढ़ाया, मेरा कर्सर घूम रहा है देखो, अगर मैं यहाँ 2 लाख बढ़ा रही हूँ पूर्व में, तो मुझे पश्चिम में भी बढ़ाना पड़ेगा, मुझे उत्तर में भी बढ़ाना पड़ेगा, और दक्षिण में भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे जैसे 45 लाख योजन हम आगे आगे जोड़ते जाएंगे, आपके टोटल गिनती आगे होती जाएगी। जम्बूद्वीप का संपूर्ण वर्णन हो गया है। अब हम लवण समुद्र का वर्णन करेंगे। वृत्त एवं वलयाकार, वृत्त और वलयाकार, ध्यान से सुनो। वृत्त का मतलब है गोल, वृत्त का मतलब ऐसा गोल, और वलयाकार का मतलब बीच की किसी वस्तु को चारों ओर से लपेट के। समझ में आया? वलयाकार का मतलब बीच में अगर कोई चीज है तो उसको चारों ओर से लपेट के आप उसका आकार बना रहे हो। यहाँ आप देख सकते हो कि जो बीच की कर्णिका है वो बराबर फूल के बाकी के पंखुड़ियों से घिर चुकी है कि नहीं? आप ऐसा कह सकते हो कि इसमें से कोई एक पंखुड़ी इससे जुड़ी हुई नहीं है, कह सकते हो? नहीं, सारी की सारी पंखुड़ी हो या नीचे की डांडी हो या पत्ते हो, सब के सब ये बीच वाली कर्णिका से जुड़ी हुई है और है बराबर। इसको कहा जाता है परिवेष्टित या वर्तुलाकार। समझ में आया? हर एक ही चीज से ये जुड़ा हुआ होता है। ये जम्बूद्वीप को चारों ओर से घिर कर रहा है,
लवण समुद्र गोतीर्थ संस्थान, नावा संस्थान, शुक्ता संपुट संस्थान, अश्वस्कंद संस्थान, वल्भी गृह संस्थान, वृत्त संस्थान एवं वलयाकार संस्थान, ये सारे उसके नाम है, उससे स्थित कहा गया। लवण समुद्र समचक्राकार, एक हर जगह से एक जैसा चक्र, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं, लेकिन विषम नहीं है, मतलब ये बिल्कुल एक जैसा ही चक्र है, कहीं से बड़ा कहीं से छोटा नहीं है। एक मिनट जरा फोन ले लो, साहेब नो फोन छे। तो ये विषम चक्राकार नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही किसी भी चीज के पीछे कर्णिका के आसपास पूरा मात्रा पे, मतलब हर एक इंची से ये जम्बू द्वीप से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको सम चक्राकार कहा है। और ये चक्राकार की चौड़ाई 2 लाख है और इसकी परिधि, मतलब जो हर एक आपको ऐसा समझना है कि कोई भी वस्तु हो तो इसकी परिधि उससे 3 गुनी हो जाएगी। अब इस तरफ 2 लाख, इस तरफ 2 लाख, मध्य में 1 लाख, तो इसकी परिधि तो ऐसे ही 5 लाख तो हो गई। 2 यहाँ है, 2 यहाँ है, एक मध्य में। तो किसी भी चीज की का जो नाप है उसकी अगर परिधि देखने जाओ तो उससे 3 गुना हो जाती है। अब लवण समुद्र 5 लाख योजन का हो गया है जम्बू के साथ, तो उसकी परिधि हो जाएगी 15 लाख के करीब। समझ में आया ये गणित? पहले भाई किसी भी गोलाई की परिधि जो उसका नाप है उससे 3 गुनी होती है। अब जम्बू 1 लाख है तो उसकी परिधि 3 लाख के आसपास होगी। लवण 2 लाख है, पर 2, 2, 4 और 5 हो गया, वो दोनों मिक्स हो गए, तो 5 की परिधि 15 लाख होगी, बराबर? हाँ, समझ में आ गया ना? बस आओ, तो इसकी परिधि 15,81,139 जितनी कही है घाटकी खंड के पास, और जम्बू के पास 3,16,000, क्योंकि जम्बू के पास तो 1 लाख की एरिया ही है ना, तो वहां उसकी परिधि छोटी होगी, और वहां 5 लाख हो गया करीब करीब, इसलिए वो 3 गुना हो गया। इस लवण समुद्र में 56 अंतर्द्वीप है। कितने? ये अंतर्द्वीप के भी मनुष्य है। यहाँ भी एक अपना जो युगलिक काल है ना, ऐसा ही काल चलता है, यहाँ के भी युगलिक मनुष्य आए। तो जब मनुष्य जाति की गिनती होगी तब अंतर्द्वीप के 101 मनुष्य को भी यहाँ गिना जाता है। तो 56 अंतर्द्वीप है, एक गौतमी द्वीप है, 12 चंद्र द्वीप है, 12 सूर्य द्वीप। यहाँ 12 लिखे हैं लेकिन 12 है नहीं, आगम में कम है। आगम में लवण और सिर्फ लवण समुद्र के 4 चंद्र के, जम्बू के 2, 6 चंद्र के, और घाटकी खंड के मतलब टोटल कुछ 8 चंद्रद्वीप और 8 सूर्यद्वीप इसके होने चाहिए। अब कैसे 12 होते हैं उसको भी हम आगे देखेंगे। 12 चंद्रद्वीप, 12 सूर्यद्वीप, 4 बड़े पाताल कलश, 4 अनु वेलंधर पर्वत, 4 वेलंधर पर्वत, 6 मागधादी तीर्थ, फिर 1 उदकमाला, 1,74,000 वेलंधर देव, 2 गोतीर्थ, 4 चंद्र, 4 सूर्य, 112 नक्षत्र, 352 ग्रह और 2,67,900 कोड़ा कोड़ी तारा है। समझ में आया कुछ? 5 लाख लवण में इतने सारे द्वीप है। और जो मैं कह रही हूँ आपको, बहुत बार मैंने कहा है कि हिस्ट्री में, ये पिक्चर्स में और जैन ज्योतिष में, हर एक चीज में कहीं ना कहीं कुछ चीज क्लैरिटी के साथ हमारे सामने नहीं आई है। उसमें ये एक लवण समुद्र भी है। आपको ध्यान से मेरी एक बात सुनिएगा, आपको लोक प्रकाश में, बृहद संग्रहणी में, क्षेत्र समास में, हर जगह पे जो 1 लाख के पाताल कलश है वो जमीन में गड़े हुए मिलेंगे।
और आगम में ये पानी में डूबे हुए मिले। ये बहुत बड़ा फर्क है। और उन सब में सिर्फ 1 लाख योजन अंदर जाने के बाद सिर्फ 1000 योजन का पानी बताया। और 1 लाख योजन नीचे उतरने के बाद अगर 1000 पानी हो तो ये समंदर हुआ या कुआं हुआ? कोई बात कर सकता है मेरे से? ये समंदर नहीं हुआ। अब ऐसे कोई बड़ा कुआं हो जो 100 फुट ऊंडा हो और उसमें 10 फुट पानी है, तो उसमें भी कभी ऐसी भर्ती आ सकती है? बहुत सारी ऐसी विसंवादिता है जो हमारे सामने आएगी। और अगर आप आगम पाठ में जैसे लिखा है कि वो 1 लाख का कलश समंदर के पानी में ही डूबा हुआ है, अगर आप ये सोच के चलो तो सीधा क्लैरिटी से हो गया कि ये समंदर 1 लाख योजन ऊंडा है। हाँ या ना? अगर 1 लाख योजन पानी, वो कलश ही है, पानी में है, तो पानी 1 लाख योजन ऊपर हो गया। अगर मैं पानी में ये 1 लाख योजन का कलश डुबाती हूँ तो पानी 1 लाख होगा तो ही डुबाऊंगी ना? नहीं तो कैसे डूबेगा? नहीं तो डूबेगा नहीं। ये बहुत फर्क है थोड़ा आगम में और जो फोटो बने हैं उसमें। आपको आगे आगे मिलेगा पूरी जमीन, पूरा जो तरीके से उसका गिनती की है ना मैथमेटिकली, बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हम दोनों पढ़ेंगे, आगम पाठ भी पढ़ेंगे, ये पाठ भी पढ़ेंगे कि नहीं? बोलो, बताओ। जज करेंगे क्या करना है बाद में, लेकिन हमको आज पढ़ना दोनों है। बाद में आप अपने हिसाब से जज करें कि होना क्या चाहिए। देखो, जो 56 अंतर्द्वीप की बात की थी ना, उसका पिक्चर देखिए लीजिए। ऐसे जो हमारा हेमवत क्षेत्र है, यहाँ से 2 डाढ़ा बाहर निकलती है। जो आपको हिमवान पर्वत, लघु हिमवान पर्वत है ना, बराबर भरत क्षेत्र के बाद हिमवान पर्वत, जो यहाँ पे हम लोगों ने पद्मद्र देखा था ना, वो पर्वत, उसके अंत से ये 2 डाढ़ा बाहर निकलती है। और आपको यहाँ 7 डॉट दिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही यहाँ 7। तो 7 और 7 14 अंतर्द्वीप लवण में यहाँ से आए। और ये कोने से भी ऐसे ही 7 और 7 14, मतलब 14 2 28 हो गए अंतर्द्वीप। ऐसे ही इस तरफ से आप देख सकते हो, ऐरावत के पहले जो पर्वत आया है वहां से 7 द्वीप और 7 द्वीप, और ऐसे ही ये और 28 इस तरफ देखे आपको। हाँ। तो 28 2 56, ये 56 अंतर्द्वीप हुए। और ये सीधे लवण में जाते हैं। यहाँ पे भी कल्प वृक्ष की ही व्यवस्था है। ये सारा उसका नाप है। हर एक द्वीप, 7 द्वीप, ये पहला द्वीप है 300 योजन का, दूसरा है 400 का, तीसरा है 500 योजन, ऐसे ही चौथा 600 योजन, 5वां है 700 योजन, फिर छठा है 800 योजन और 7वां है 900 योजन। धीरे धीरे वो 100 योजन बढ़ता जाता है। बराबर द्वीप की लंबाई भी ऐसे ही बढ़ रही, द्वीप की चौड़ाई भी ऐसे ही बढ़ रही, द्वीप का घेरावा भी ऐसे ही बढ़ रहा है। जैसे बढ़ेगा ऐसा हर जगह से बढ़ेगा। सबके नाम भी बताए हैं, ये कौन सी जगह कौन सा द्वीप। के लिस्ट में तो हम नहीं जाएंगे क्योंकि कोई 56 नाम है, वो पढ़ने का आपको ये सारी चीज आपको कहीं भी और भी मिल जाएगी, सिमिलर चीज है। तो इस तरह से 28 दक्षिण दिशा के और ऐसे ही 28 उत्तर दिशा के द्वीप है, ये आपको समझना है।
और ये सारे द्वीप के अंतर्द्वीपों के आसपास पद्मावर वेदिका और बगीचे आए हैं, क्योंकि यहाँ पे भी युगलिक बसते हैं। यहाँ भी युगलिक, और यहाँ जो जन्मेंगे वो सारा यहाँ से सीधे देवलोक में जाएंगे। अब ये द्वीपों में 800 धनुष प्रमाण की काया है, 800, 3200 हाथ की काया, पल्योपम के असंख्यातवें भाग का आयुष्य, 64 पसलियां, सुंदर आकृति, एक एक दिन के अंतर में कल्प वृक्षों के फलों का आहार करने वाले, राग द्वेष शोकादि के अभाव वाले, 6 महीने की शेष आयु जब रहती तब एक युगल को, एक कपल को जन्म देने वाले, और जन्म के बाद 79 डेज तक उनका लालन पालन करके समाधि पूर्वक मृत्यु को प्राप्त करने वाले युगलिक यहाँ जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से 8400 योजन, टोटल कितना, 8400 योजन ये दाढ़ा के अंदर कल्प वृक्ष सहित युगलिकों का प्रदेश हमें समझना है। ठीक है, बोलो कोई सवाल। बिंदु बेन, हाँ, ये अपने भरत क्षेत्र के पास लवण समुद्र जो अपने को जो अभी दिख रहा है वो समुद्र वही है या दूसरा कोई? यही है। तो फिर ये द्वीप पे तो हम जा सकते ना? कहाँ जा सकते हैं? ये जो दाढ़ा निकल रही है उसपे जो जितने नहीं, क्योंकि आप है ना अंदर की तरफ जा सकते हो, बाहर की तरफ नहीं। ये दाढ़ा पर्वत से निकल के समंदर के अंदर उतरेगी और उसके अंदर ये द्वीप है, 400 योजन। और ये एरिया अभी बहुत पीछे छूट चुका है। आप जिनल, आपने है ना इतने दिन तक ये लेक्चर नहीं सुने, ये टॉपिक आपको नहीं पता है, क्योंकि जो लवण की, जो जम्बू द्वीप की जगती है वो बहुत पीछे छूट चुकी है। पानी अंदर लाया गया आज से 15,000 साल पहले। ये पूरा एरिया बाहर तक था, अब तो सारा पानी में डूब चुका है। द्वारिका डूब चुकी है, बाहर का एरिया डूब चुका है, आपको ये तो पता है ना। बहुत सारी जमीन पानी में डूब चुकी है। तो अब वहां तक तो कैसे जाओगे? जो एरिया था वो भी पानी में चला गया, ज्यादा पानी में चला गया। अंतर्द्वीप तो हमको भूलना ही पड़ेगा, वहां तक तो अभी नहीं पहुंच सकते। पहले के टाइम में अलग बात थी, लेकिन कोई नहीं जा सकता यहाँ, ऐसे कोई जाता भी नहीं। मतलब ये द्वीप समुद्र के अंदर है? हाँ, ये जम्बू से निकल के समुद्र में जैसे ऐसे 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 आपने देखा कैसे, वो ऐसे ही अंदर जाएगा। 400 योजन समुद्र में, 300 से 400 योजन समुद्र के अंदर जाएगा। 400 योजन मतलब आज ये 6 खंड की पृथ्वी, उसका कितना भाग हुआ आप सोच सकते हो। ये 500 योजन है, उतना तो आपको अंदर जाना पड़ेगा। इतने डीप तक कौन जा सकता है? सामान्य व्यक्ति नहीं जा सकते। और जब भी वो दूसरे परमात्मा हमारे अजितनाथ भगवान के वक्त जो सगर चक्रवर्ती थे, उनके 60,000 पुत्रों ने पूरी छिद्र बना दिए हैं, जगती में छिद्र बना दिए थे, और छिद्र से पानी अंदर आ रहा है। तो तब से शुरू हुआ है आज 50 कोड़ाकोड़ी सागरोपम के बाद। आप समझ सकते हो कितना पानी अंदर आ गया। तब तो जगती दिखती थी, अभी दिख भी नहीं रही है। जगती मतलब ये बॉर्डर? हाँ, जम्बू द्वीप की जगती। करना भी कुछ तो रीजन होगा ना। हाँ, वो तो होता ही है, उत्सर पीढ़ी अवसर पीढ़ी में ऐसा होता ही, उनके दिमाग में ऐसा आएगा ही। अब जब समय वापस का समय आएगा, क्योंकि जमीन छोटी कैसे होगी, चलो सोच लो। जो आज 500 धनुष के भरत राजा का जो 90 करोड़ पदाती थे, 90 करोड़, वो कैसे ये भरत क्षेत्र में खड़े हो सकते हैं क्या 500 धनुष की काया वाले? हाँ, उनके लिए इतनी छोटी जमीन होगी?
बहुत बड़ी होगी। बहुत बड़ी होगी। आज द्वारिका पानी में चली गई, नीचे का तो पूरा एरिया पानी में चला गया। पानी कितना अंदर आ गया, पहले तो पानी ही नहीं था जम्बूद्वीप के अंदर, खाली नदियां थी 14,000। आज दिख रही है आपको? तो ये समय का तकाजा है, ऐसा होना है, अंत समय में ऐसा धीरे धीरे होना है। यही कारण है आज से 50 कोड़ाकोड़ी सागरोपम से पहले ये नीचे छिद्र बनाए गए, उससे पानी आया। अब जब वापस का समय आएगा ना, तो ये सारा पानी, वो वेलंधर देव इसी के लवण के देव है नागकुमार, वो सारा उलेच के बाहर फेंक देंगे, तो वापस जमीन बड़ी हो जाएगी। वापस बड़ी हो जाएगी बस। पहले अरे के लोग जितनी जगह भी तो चाहिए ना तब। अभी मैं कई बार सोचूं कि इतने बड़े बड़े मनुष्य को फिर कैसे रहते होंगे। अब तब एक का घर होगा 1500 धनुष का, 500 धनुष की काया है। भगवान जब थे, ऋषभ देव राजा बने थे, 90 करोड़ उनके सैन्य में लोग आए थे अंदर भर अयोध्या में, कैसे आए होंगे सोचो। अयोध्या कितनी बड़ी होगी। आज हमारा जो भारत देश है ना, उतनी अयोध्या होगी तब, होगी कि नहीं? आज भी जो 25.5 आर्य देश है ना, अफगानिस्तान का पूरा एरिया जो बाहुबली के पास गया था। आप सोच सकते हो, गंगा के किनारे में भारत है, बराबर। तो पद्मद्र से जो 500 योजन इस तरफ, 2000 योजन का पद्मद्र है, तो 2000 योजन के एरिया में गंगा सिंधु का प्रदेश आ गया। तो हमारा जो एरिया है, जो गंगा और सिंधु का, आज हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे दो ट्रायंगल, बरमुडा ट्रायंगल, वो ट्रायंगल, जापान का जो दूसरा ट्रायंगल, वो दो का पूरा एरिया आ गया जो आप सोच रहे हो वैसे मध्यखंड में। जापान से लेके न्यूयॉर्क तक पूरा एरिया आ गया। बरमुडा ट्रायंगल और ड्रैगन ट्रायंगल दोनों का एरिया आ गया। ये इसमें गंगा सिंधु के बीच में, तो उसमें 25.5 सारे देश है। और हमारा भारत कितना है छोटा, इस तरफ इतना, तो इससे 3 गुना एरिया इस तरफ होना चाहिए। होना तो शाश्वत देश उसमें भी तो होने चाहिए ना, शाश्वत देश उसमें भी होना चाहिए ना। आज का काबुल, अफगानिस्तान, कंधार ये सब उस तरफ है, जो आज पाकिस्तान के एरिया में, ये सारा सिंध प्रदेश है। और उसी में भी तो हमारे लिए, अब वहाँ भी कितने प्रतिमा जी, कितने मंदिर है कि नहीं है? आज भी कहीं निकल, आज भी है। तो वो तो सारा आपका आर्य देश हो गया, वहाँ से मूक जाते थे पहले। अब तो पाकिस्तान नहीं जाता। तो ये व्यवस्था बिगड़ने का कारण क्या है? जमीन का छोटा होना। जमीन का छोटा होना। अब ये समझ में आएगा तो हम ये मान पाएंगे कि पहले लवण ऐसा था, जम्बू भरत इतना था, आज भरत छोटा हो गया, लवण बढ़ गया, लवण अंदर आ गया। मैंने इससे पहले एक वीडियो भी रखा था, उसमें बताया है कि आज से 15,000 साल पहले ये जो पानी है ना आज हमारे विश्व के 6 खंड में, उसमें से सिर्फ 40% पानी था। और 10,000 साल पहले ये 60% हो गया, इतना बड़ा। और अभी वो 100% हो गया है। आगे कितना होगा, ये रहेगा क्या कुछ भी? अब आप इंक्वायरी करोगे तो मालूम पड़ेगा, जो कोने वाले जितने भी द्वीप है ना, मालदीव और ये सब, कुछ समय में वो भी डूब जाएंगे पानी में। श्रीलंका बोलो, ये सब, हाँ, नीचे के सारे डूब जाएंगे। अंडमान कॉर्नर पे तो अपना बम्बई भी आता है। वो उसके लिए तो पहले से ही बोल रहे हैं महात्मा, बोल रहे हैं ना। द्वारिका नीचे है तो ये दूसरे भी जा सकते कि नहीं जा सकते? जा सकते, फिर और ये होना ही है। अभी भी 18,000 साल ये आरे के बाकी है, तब तक तो कितना सारा प्रदेश नीचे चला जाएगा।
यही तो हमारे 5वां और 6ठा आर्य की वक्तव्यता है। अब अगर आप महात्मा ढूंढे कि ये भरत देश नहीं है, कल तो बोलेंगे ही नहीं ना कि ये भरत देश भी है। हाँ, रहेगा ही नहीं तो। क्लियर हो रहा है अभी? हाँ, काफी अच्छे से। हाँ हाँ, काफी अच्छे से क्लियर हो रहा है। हाँ, सब होगा, धीरे धीरे सब होगा। हम पूरा 2.5 द्वीप समझ लेंगे, हम पूरे 14 राज लोग भी समझ लेंगे, धीरे धीरे समझे, कोई जल्दी नहीं, नो हरी। और दोनों पढ़ो आप, महात्मा जो लिख कर गए अभी वो भी पढ़ो, और ये जो आगम में है वो भी पढ़ो, फिर जजमेंट आना ही आना है। अभी तो महात्माओं को भी बताया मैंने, ये आगम के सारे पाठ में बाहर ला रही हूँ, रख रही हूँ, उनको दे रही हूँ कि भाई आप आओ और इसके ऊपर कुछ सोचो। आगम पाठ है इसलिए वो भी सोचेंगे, लेकिन हम तो जो सही है वही सोचेंगे, बराबर। हम लोग को कोई उसमें एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है क्या? बोलो। बराबर। हाँ जी। अच्छा ठीक है, तो फिर आज यहीं पे छोड़ दे लवण, फिर कल से वापस दूसरे करेंगे टॉपिक। लवण हाँ, समुद्र ही, ठीक रहेगा ये। बहुत सारी चीज उसमें सीखनी है अभी, ठीक है। हाँ, आप लोग भी सोचो कि ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या है। पड़ती का टाइम है तो जमीन छोटी होगी, फिर यही जमीन धीरे धीरे बढ़ेगी। जमीन कहीं अदृश्य नहीं होने वाली, सिर्फ पानी से ढक रही है और बाद में पानी से खुल जाएगी, बस। बराबर, हो सकता है ना ऐसा? हाँ, हो सकता है। हाँ, अगर आप होड़ी के अंदर एक छोटा सा छेद करोगे तो धीरे धीरे पूरी डूबी जाएगी ना, जाएगी, बरोबर। तो वही हो रहा है। अब जम्मूद्वीप डूबने वाला तो है नहीं, क्योंकि कोने में ही ऐसा होने वाला है, खाली भरत ऐरावत में होने वाला है, बाकी तो कहीं ऐसा नहीं होगा। मगर ये 2 प्रदेश में तकलीफ जरूर आएगी। बाकी वहाँ 5वां और 6ठा आ रहा है ना। हाँ, आना है इसलिए ऐसा हो रहा है, तभी ऐसी मती भी जाए, नहीं तो क्यों आज जगती में क्यों छेद करने आप जाओ, सोचो। ऐसा कोई सोच भी सकता है कि जाओ मैं जगती में जाके छेद करके आऊं? छोटी और मतलब इतनी छोटी और ऐसे तो नहीं होगी, काफी मोटी। अरे 8 योजन जाड़ी जगती रत्न की है, लेकिन खोदने वाले भी देव को आप हुक्म करोगे तो क्या होगा? वो भी तो देव लोग। हाँ, वो भी तो देव है। उनकी मति जैसी जाएगी ना, ऐसे अवसर पीढ़ी में उनकी मति अब ही जाएगी। ठीक है, अभी अगले क्लास में मिले, फिर जरूर सोमवार को मिले, ठीक। जी, थैंक यू। अच्छा, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जी। Aduh, 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 aduh.